हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अपने पढ़ रहे थे। उसी के अंदर पहला जो टॉपिक था वो पहला टॉपिक था अक्षीय क्षेत्र पे। ठीक है, अक्षीय क्षेत्र पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज अपने जो पढ़ेंगे निरक्षीय क्षेत्र। तो निरक्षीय क्षेत्र के कारण विद्युत द्विध्रुव से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को ज्ञात करना है। तो निरक्षीय और अक्षीय में फ़र्क क्या है? तो निरक्षीय और अक्षीय में फ़र्क ये है कि अक्षीय जो होता है वो एक्स एक्सिस पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है, और यहाँ पे जो है वाई एक्सिस पे अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस फिगर को तुम ध्यान से समझोगे तो सब कुछ बातें जो है तुमको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब इस फिगर में तुम ध्यान से देखोगे तो दो आवेश है। दो आवेश में एक यहाँ पे आवेश Q1 माइनस में और ये आवेश Q2 प्लस में। तो Q1 आवेश माइनस जो है वो A बिंदु पे है, और Q2 प्लस Q आवेश जो है वो B बिंदु पे, और इसके बीच का जो ओरिजिन है वो O है। ठीक है, और O से A की बीच की दूरी L और O से B की दूरी जो है वो L, मतलब टोटल जो है वो 2L होगी। अब इसके y एक्सिस कौन सा होगा? तो O से जो डैश 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 जो लाइन जा रही है ये y एक्सिस होगा। तो y एक्सिस पे एक पॉइंट P है। ठीक है, ये वाला पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या होगा कि P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अपने ने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि जितने आवेश होते हैं उतनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो यहाँ पे देखो दो आवेश है, माइनस Q प्लस Q, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी देखो यहाँ पे P बिंदु पे दो है, E1 और E2। अब दूसरा सवाल ये है कि सर यहाँ पे ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे पता चलेगी? तो दिशा पता चलती है कि आवेश जो है वो कहाँ पे है, और वो उस आवेश से P बिंदु कहाँ पे है, उसके बीच की दूरी, और फिर उस दिशा से कहाँ किस तरफ जाएगा वो अपने को देखना होता है। तो यहाँ पे अपने अब ध्यान से समझेंगे कि इसकी दिशा कैसे निर्धारित होती है। तो देखो ये है माइनस Q, ये माइनस Q आवेश। अब ये बिंदु P है, तो इसके बीच की दूरी जो है वो अपने को पता नहीं है, तो वो दूरी पहले अपने ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे? तो ध्यान से तुम देखो तो यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है। देखो O A O P, A O P, ध्यान से देखो A O P, ये देखो त्रिभुज बन रहा है। अब इस त्रिभुज में ये त्रिभुज है, ठीक है, ये अपना त्रिभुज है। ठीक है, तो इसके अंदर ये O है, ये A है और ये P है। तो अब तुम ध्यान से देखो कि OA कितना दिया हुआ है? L, मतलब ये जो है वो L दिया हुआ है, और OP कितना दिया हुआ है? जी के R, तो ये आ गया R, मतलब L और R दिया हुआ है। मतलब पाइथागोरस थ्योरम से अपने मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, गणित के अंदर तुमने पढ़ा है पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने ज्ञात करें तो इसका जो मान होगा वो मान जो आएगा, इसका मान आएगा वो क्या आएगा कि L का स्क्वायर प्लस ये R का स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये अपना OP का मान आ जाएगा। मतलब माइनस Q आवेश और P के बीच की दूरी, माइनस Q आवेश और P के बीच की दूरी जो है वो L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर का अंडर रूट, ये अपने पढ़ेंगे आगे जाके। अब दूसरी बात अपने कि ये दिशा कैसे पता चली कि माइनस E1 का वेक्टर और E2 वेक्टर कैसे आया? तो देखो यहाँ पे देखो ये माइनस Q1 आवेश, ठीक है, ये वाला जो है P बिंदु। अब इनके बीच की दूरी अपने ने ज्ञात कर ली। अब देखो माइनस Q1 आवेश है, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो अंदर की तरफ जाएगी क्या बाहर की तरफ जाएगी? तो अपने को पता है कि कोई भी विद्युत आवेश होता है माइनस होता है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की तरफ आती है, बराबर।
तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो दिशा है E2 की वो Q1 माइनस में जो है माइनस Q है उसके अंदर की तरफ जाएगी। तो देखो ये P से वो कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, इसीलिए इसकी दिशा जो है E2 की दिशा माइनस Q की तरफ आ रही है, मतलब अंदर की तरफ जा रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे अब अपने प्लस Q आवेश देखते हैं। तो प्लस Q आवेश में भी तुम ध्यान से देखोगे तो प्लस Q आवेश और ये बिंदु P, तो अब यहाँ पे देखो प्लस Q आवेश, तो Q आवेश जो है धनात्मक है, तो अपने ने देखा है कि धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा कहाँ जाती है, बाहर की तरफ जाती है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि माइनस प्लस Q आवेश है, तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस ये जो लाइन है इस लाइन से अंदर की तरफ ना आके उससे कहाँ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी। इसीलिए ये जो E1 है वो बाहर की तरफ जा रहा है और E2 जो है वो अंदर की तरफ आ रहा है। तो इसका एक ही अपने को बात याद रखनी है कि माइनस Q जो है वो विद्युत क्षेत्र को अंदर की तरफ लाता है, इसलिए E2 जो है वो माइनस Q के अंदर की तरफ की दिशा में जा रहा है, और प्लस Q जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बाहर की तरफ भेजता है, इसलिए यहाँ पे E1 जो है बाहर की तरफ जा रहा है। बराबर। तो अब इसमें क्या है कि दो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ तुमको याद रखनी है और वो चीज़ है कि तुमने पता है, तुमको 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यहाँ नीचे लिखा हुआ याद रखें। तो याद अपने को क्या रखना है कि अपने ने 11वीं क्लास में पढ़ा है कि एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमेशा जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, ए कॉस थीटा, और वाई पे क्या होती है, ए साइन थीटा। कब, जब ये एक्स एक्सिस के साथ में क्या बना रहा हो, थीटा कोण बना रहा हो। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी देखो ये वाला जो भाग है वो मैंने यहाँ पे बनाया, ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, ये देखो E1 तो E1, E तो यहाँ पे E और E2 तो E2। अब देखो ये जो E है वो क्या है, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कुल कब मिलेगी, जब E1 और E2 को प्लस करूँगा, तो E1 और E2 को प्लस करेंगे तो कुल मिलेगा। तो यहाँ पे अपने को कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसके साइन लिखेंगे कि कहाँ पे कॉस थीटा आएगा, कहाँ पे साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तुम देखोगे तो अपने क्या करेंगे कि ये वाली जो लाइन है इसको एक्स एक्सिस मान, बराबर, इसको एक्स एक्सिस मान, ये एक्स एक्सिस हो गया, और ये वाला जो है वो वाई एक्सिस हो गया। तो देखो ये E1 जो है वो एक्स एक्सिस के साथ में थीटा कौन बना रहा था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 कॉस थीटा। इसी तरह नीचे जो लाइन है वो E2 है, वो भी एक्स एक्सिस के साथ में क्या बना रहा है, थीटा, मतलब E2 कॉस थीटा हो गया। मतलब इसका जो मान है एक्स एक्सिस पे दोनों मान अपने को मिल गए। ठीक है, तो इसका जो मान है वो इसमें यहाँ पे E1 cos थीटा हो गया और E2 का मान यहाँ पे क्या हो गया, E2 cos थीटा। अब तुम बोलोगे सर ऐसा करने की ज़रूरत क्या, डायरेक्ट E1 और E2 लिख दो, उसके मान ज्ञात करके लिख दो और आंसर मिल जाएगा। तो अपने बोलेंगे नहीं, विद्युत क्षेत्र में कैसा होता है कि उनके परिणाम समान है तो उनकी दिशा भी समान होनी चाहिए, तभी अपने उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि परिणाम तो दोनों के समान ही हो गए, क्योंकि Q1 माइनस में और Q माइनस में और Q प्लस में, मतलब दोनों के मान तो समान है। ठीक है ना, ठीक है, दोनों के मान समान हो गए। तो यहाँ पे E1 और E2 के मान भी समान ही होंगे, लेकिन उनकी दिशा विपरीत है, और दूसरा विपरीत है तो उनको जोड़ नहीं सकते। जोड़ कब सकते, जब उनकी दिशा एक ही तरफ हो, एक ही दिशा में। इसीलिए E1 और E2 जो है वो विपरीत दिशा में थे, इसलिए उसको एक ही दिशा में लाने के लिए अपने ने क्या कर दिया, इसको साइन थीटा या कॉस थीटा में बदल दिया। तो यहाँ पे देखो, अब तुम ध्यान से देखोगे तो E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा दोनों एक ही दिशा में होने के कारण अब इसको जोड़ सकेंगे। अब देखो ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पे ये जैसे E1 है, ये E1 है, तो इसके ये साइड जो है वो E1 कॉस थीटा, ये E1 है, तो इस साइड क्या होगा, E1 साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब इसी तरह यहाँ पे E2 है,
तो ये थीटा के साथ में E2 cos थीटा, तो इस साइड क्या होगा E2 sin थीटा। अब यहाँ पे क्या होता है कि E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, तुम इसको ध्यान में देखो, दोनों विपरीत दिशा में, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, अब अपने को पता है कि E1 यहाँ पे और E2 दोनों समान है। दोनों समान क्यों होंगे? क्यों दोनों प्लस Q और माइनस Q तो समान ही है, परिणाम तो समान ही है, तो विद्युत क्षेत्र का मान भी समान ही होगा। तो E1 और E2 के मान दोनों समान है और विपरीत दिशा में होने के कारण यहाँ पे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे, मतलब इसका उत्तर जो है वो 0 होगा। तुम E1 sin थीटा और E2 sin थीटा को जोड़ोगे तो उसका मान जो है वो 0 है, लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को जोड़ोगे तो 0 नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही दिशा में तो जोड़ेंगे और जुड़ेंगे तो उनके मान जो है वो बढ़ेंगे। तो ये सब बातें तुमको यहाँ पे याद रखनी, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को क्या करना है कि E1 और E2 इन दोनों के मान ज्ञात करने, ठीक है। तो E1 और E2 के मान कैसे ज्ञात करेंगे तो वो अब यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अपने को E1 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो नॉर्मल इसका फॉर्मूला होता है KQ अपॉन R², ठीक है। अब R मतलब क्या होता है कि कोई भी आवेश Q और P के बीच की दूरी, ये R होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अब सबसे पहले मान लो कि मैं -Q1 आवेश के लिए ज्ञात कर रहा हूँ, ठीक है, और P बिंदु के लिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? तो अपने को पता है कि इन दोनों के बीच की दूरी पाइथागोरस थ्योरम से अपने ने ज्ञात की था। तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने ने क्या ज्ञात किया था? तो पाइथागोरस थ्योरम से अपने ने ज्ञात किया था कि R² अपॉन L² का अंडर रूट, ये R का मान था। अब ये मान यहाँ पे रखे तो E1 की वैल्यू क्या होगी? तो E1 की वैल्यू की E1 अपॉन K का मान क्या होता है? 1/4πε0 Q अपॉन R का स्क्वायर, पर ये तो R है, R का स्क्वायर क्या होगा? तो R² प्लस L² का अंडर रूट और फिर होल स्क्वायर। यही मान जो है अपने को यहाँ पे आया, देखो। लेकिन यहाँ पे तुम बोलोगे कि सर अंडर रूट था, तो अंडर रूट कहाँ गया? तो अंडर रूट कहाँ गया कि ये वाले सीन में R² प्लस L², ठीक है, फिर इसका अंडर रूट था और इसका होल स्क्वायर। तो देखो होल स्क्वायर और अंडर रूट जो है वो कट गया। अब तुम बोलोगे कैसे? क्योंकि अंडर रूट क्या होता है? 1/2, होल स्क्वायर क्या होता है? 2, 2 से 2 कैंसिल, मतलब कट गया। तो खाली क्या बचेगा? R² प्लस L²। इसीलिए यहाँ पे क्या बचा? E1 जो है वो क्या आया? R² प्लस L² था। तो देखो E1 का मान क्या है? 1/4πε0 K, तो मैंने बोला है तुमको लिखना ही नहीं है, ठीक है। ये सब में K है, क्योंकि K का मान तो वैसे भी 1 ही रखेंगे अपने। तो Q अपॉन R² प्लस L²। अब देखो यहाँ पे E1 जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ जा रही है? तो तुम ध्यान से देखो कहाँ जा रही है, देखो कहाँ जा रही है E1 की, तो BP से दूर जा रही है, BP से दूर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपने? यहाँ पे लिखेंगे अपने B से P की ओर, बराबर, B से P की ओर या B से P से दूर, अपने ऐसे भी लिख सकते हैं। और E2 क्या है? तो E2 देखो, E2 यहाँ पे है AP, मतलब P से A की ओर, P से A की ओर जा रहा है, P से A की ओर जा रहा है। तो यहाँ पे भी सूत्र तो वो का वही रहेगा, 1/4πε0 Q R² L² और P से A की ओर। तो इस तरह से E1 और E2 के मान अपने को मिल गए। तो दोनों के मान जो है वो परिणाम समान है, लेकिन दिशा भी सेम है। मतलब अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए अब अपने क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे। तो इनको यहाँ पे जोड़ दिया तो E बराबर कर दिया E1 cos थीटा, E2 cos थीटा, दोनों में क्या आ रहा है? अपने को पता है कि E1 और E2 तो दोनों समान है, मतलब कोई भी किसी को भी E2 को E1 रख दो, तो यहाँ पे क्या है? 2E1 cos थीटा। तो 2, अब E1 का मान पता ही है 1/4πε0 Q अपॉन L² R² और cos थीटा का cos थीटा। अब यहाँ पे क्या करते हैं? cos थीटा का मान ज्ञात करते हैं।
कॉस थीटा का मान अपने को कैसे मिलेगा? तो कॉस थीटा का मान मिलेगा ऊपर वाले फिगर से। तो ऊपर वाला फिगर अपने ध्यान से देखते हैं कि क्या है फिगर। तो देखो ये कॉस थीटा, तो अपने को पता है कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है। कॉस थीटा क्या होता है, तो अपने को मैंने तुमको एक सूत्र बोला था, लाल बटे कक्का, 11वीं क्लास में याद होगा तो, लाल बटे कक्का। तो कॉस थीटा तो बीच वाला होता था, आधार बटे में कर्ण। तो आधार कहाँ है, कोई भी ले लो इनमें से, ये त्रिभुज ले लो या ये त्रिभुज कोई भी ले लो। तो आधार क्या है, एल, और कर्ण क्या है, पी बी। तो कर्ण पी बी, तो ये पी बी तो क्या है, पी बी तो अपने को पता है आर स्क्वायर और एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो कॉस थीटा मतलब क्या आ जाएगा, आधार बटे में कर्ण। तो आधार आ जाएगा एल और कर्ण क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, जो अपने को यहाँ पे फिगर से मिले। देखो तो यहाँ पे त्रिभुज बना है ना, ओ पी बी, या तुम्हें ओ ए ओ पी लेना तो वो भी ले सकते हो, कोई भी ले सकते हो। तो मान तो दोनों का सेम ही मिलेगा, ठीक है ना। तो कॉस थीटा का मान मिला एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट। ये मान जो है अपने यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये यहाँ पे मान अपने ने रख दिया, ये कॉस थीटा। तो एल अपॉन आर स्क्वायर एल स्क्वायर का अंडर रूट, और ये मान जो है अपने नीचे रख देंगे। अब तुमको ये तो पता ही है कि अंडर रूट है तो उसको 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1/2 के फॉर्म में रखा। अब यहाँ पे कॉस थीटा का मान अपने ने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। कॉस थीटा का मान रख दिया, तो देखो ये कॉस थीटा का मान रख दिया। अब यहाँ पे देखो, अब तुम ध्यान से देखोगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कॉमन आ रहा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन बाहर कॉमन ले लिया। यहाँ पे 2 और एल और क्यू दोनों को गुणा कर दिया तो 2QL आ गया। अब यहाँ पे देखो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1/2। तो 1/2 और 1 इनको जोड़ेंगे एटलीस्ट मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो साइड में एक सूत्र लिखा हुआ है, क्या सूत्र लिखा है कि ये तुमको पता होगा कि ए की पावर m गुणा ए की पावर n। तो क्या होता है, ए की पावर m प्लस n होता है ना। तो इसी तरह देखो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो इसकी पावर कितनी है 1। आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर कितनी है 1/2। तो 1 प्लस 1/2 तो कितना होगा, 2 यहाँ पे जाएगा तो 2 और 3 तो 3/2 हो जाएगा। मतलब इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को क्या मिला, 3/2 मिला। तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 3/2। अब देखो 2QL का मान तुमको पता है, द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है 2QL। तो उसकी जगह पे P रख सकते हैं ना, तो P रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेम टू सेम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, P आ गया, आर स्क्वायर एल स्क्वायर 3/2। तो ये इसका कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब इसके अंदर यहाँ पे ऐसा मानना है कि जो L है, L मतलब 2 आवेश है, प्लस Q और माइनस Q के बीच की दूरी होती है 2 है, मतलब वो वाला है, वो बहुत छोटा है। और R जो बिंदु P है वो बहुत दूर है, P बिंदु P बहुत दूर है। तो यहाँ पे क्या होगा, L को अपने एक नगण्य मानेंगे, एकदम छोटा मानेंगे, मतलब L को अपने क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, उसको हटा देंगे। तो L हटेगा तो क्या बचेगा, खाली R स्क्वायर, और बाहर क्या है 3/2। तो R स्क्वायर, अंदर R स्क्वायर और बाहर क्या है 3/2, तो 2 तो कट जाएगा। तो खाली क्या बचेगा, R की घात 3। तो यहाँ पे देखो R की घात 3 बचेगा। देखो R स्क्वायर और बाहर 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, तो मतलब क्या बचेगा R3। तो इस तरह से यहाँ पे अपने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P और अपॉन में आ जाएगा R3। तो इस तरह से अपने को निरक्षीय क्षेत्र पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान अपने को मिल गया, ठीक है। तो इस तरह से अब पता ही है कि K का मान तो 1 ही है, तुमको रखना ही नहीं है K, ठीक है ना। रख देते हो तो 1 रख दो, तो K बराबर 1। तो लास्ट जो उत्तर आएगा निरक्षीय क्षेत्र में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P R3 बराबर। तो ये लास्ट अपना उत्तर है। तो ये वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तुमको एकदम अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें अपने ने ज्ञात की, तो एक ई ज्ञात किया अक्षीय पे और एक ज्ञात किया निरक्षीय पे। तो दोनों के सूत्र क्या है, अक्ष का सूत्र है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
2p/r³ और निरक्ष पे है 1/4πε0 p/r³। अब तुमको पूछे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे ज़्यादा मिलती है या निरक्ष पे ज़्यादा मिलती है, तो तुम क्या करो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे ज़्यादा मिलेगी कि निरक्ष पे ज़्यादा। ठीक है, तो इन दोनों सूत्रों को ध्यान से समझोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर है अक्ष पे ज़्यादा मिलेगी। ठीक है, तुम बोलोगे सर कैसे, तो देखो भाई सूत्र दोनों का देखो 1/4πε0 p/r³ 1/4π, तो दोनों के सूत्र सेम ही है, खाली फर्क कितना है कि इसके आगे क्या है, 2 है। 2 आगे मतलब दुगुना, मतलब अक्ष पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दुगनी मिलती है कंपेयर टू निरक्ष पे। ठीक है ना, तो ये कभी कभार 1 मार्क्स में पूछते हैं, तो ये चीज़ें तुमको याद रखनी। अब इसके बाद में पढ़ेंगे अपने विद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान। ठीक है, तो इसको अपने ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोई भी द्विध्रुव रखा हुआ है, उस पर विद्युत क्षेत्र में रखते हैं अपने, तो उसमें बल का मान या बल आघूर्ण का मान कितना होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टो ऑन डायपोल मोमेंट। टो ऑन डायपोल, डायपोल मतलब द्विध्रुव। ठीक है, और उसको टो बोलते हैं, बल आघूर्ण को क्या बोलते हैं, टो। कहीं पे टो वर्ड सुना हो तो समझ लेना कि बल आघूर्ण। अब ये क्या है, ये चित्र में क्या दिया, तो इस चित्र में क्या दिया हुआ है कि मान लो कि कोई विद्युत क्षेत्र है, ये विद्युत समान विद्युत क्षेत्र है, ये समान विद्युत क्षेत्र है, समान दिशा है विद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर कोई द्विध्रुव रख देते हैं, द्विध्रुव, एक साइड प्लस क्यू है और एक साइड माइनस क्यू है। ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2l, ये दोनों के बीच की दूरी 2l। तो जब विद्युत क्षेत्र के अंदर, समान विद्युत क्षेत्र के अंदर जब कोई भी द्विध्रुव रखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है ऐसा। ठीक है, और इसमें बल आघूर्ण किस तरह से उत्पन्न होता है उसके बारे में यहाँ पे अपने समझेंगे। तो यहाँ पे कैसा है कि कोई भी विद्युत क्षेत्र होता है ना, ये एरो करके विद्युत क्षेत्र है, तो इस विद्युत क्षेत्र में क्या होता है कि ये वाला जो सिरा जहाँ से विद्युत क्षेत्र प्रारंभ होता है वो प्लस होता है और जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वो माइनस होता है। ठीक है, अब ये कैसे याद रखोगे, अपने को पता है कि ये एरो जो है माइनस के अंदर जा रहा है, तो अपने को पता है कि ऋण आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र को अंदर की तरफ खींचता है, इसलिए इस साइड जा रहा है, और प्लस क्या करता है, विद्युत क्षेत्र को बाहर की तरफ करता है, तो ये बाहर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो एरो दिया हुआ है, ये सब एरो दिए हुए समान, तो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है। तो अब यहाँ पे देखो, ये ए बिंदु पर माइनस क्यू आवेश, तो माइनस क्यू आवेश जो है, अब इस साइड तो प्लस है, तो माइनस क्यू आवेश प्लस को अपनी तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो ये बल किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा। तो यहाँ पे जो बल है वो F माइनस क्यू लगता है, बराबर। अब यहाँ पे देखो बी पॉइंट है, बी बिंदु पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। तो प्लस क्यू आवेश जो होता है वो इस साइड, तो कौन सा आवेश है विद्युत क्षेत्र का, माइनस। तो प्लस जो है वो माइनस की तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, मतलब ये बल इस साइड लगा। तो यहाँ पे दो बल लग रहे हैं, एक माइनस क्यू पे बल लग रहा है जिसको F माइनस क्यू बोल रहे हैं, और एक बी बिंदु पे प्लस क्यू पे बल लग रहा है जिसको F प्लस क्यू। अब ये दोनों जो बल है, इन दोनों का परिणाम, बल का परिणाम समान होता है, लेकिन दिशाएं दोनों की क्या होती है, विपरीत होते हैं, दोनों विपरीत दिशा में होते हैं। तो ये दोनों जो बल है उसी को अपने बल आघूर्ण बोलते हैं, और इसी का मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये मान जो है वो किस तरह से ज्ञात करेंगे उसको आगे अपने पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो बल है प्लस एफ क्यू, इसका मान कितना है, अपने को पता है कि सूत्र पता है विद्युत क्षेत्र का, E बराबर क्या होता है, F/Q। E बराबर होता है F/Q। तो F बराबर क्या हो जाएगा, तो Q को इसके ऊपर लेके जाएंगे तो F बराबर हो जाएगा EQ। तो ये F बराबर EQ, तो यही मान अपने यहाँ पे नीचे रख देंगे, प्लस FQ, तो Q ही हो जाएगा। इसी तरह माइनस Q का क्या आएगा, तो माइनस Q का भी क्या आएगा, F बराबर Q। तो दोनों जो है परिणाम समान होंगे दोनों के, लेकिन दिशा क्या होगी, विपरीत होगी। तो अब यहाँ पे कुल बल आघूर्ण कितना होगा वो अपने को ज्ञात करना है। अब इसके अंदर होता क्या है कि देखो,
दो बल लग रहे हैं, एक बल इस साइड लग रहा है जो F प्लस में, एक बल इस साइड लग रहा है जो F माइनस में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि